नोकिया, ये नाम सुनते ही शायद आप अपने पुराने फोन को याद करते होंगे। वो 3310 जिसकी बैटरी कभी खत्म ही नहीं होती थी और हजारों बार गिरने के बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। लेकिन क्या हुआ उस कंपनी का जिसने एक वक्त फोन की दुनिया पर राज किया था। सबको लगता है कि नोकिया का जमाना खत्म हो चुका है, खास करके 2008 के बाद जब आईफोन और एंड्रॉइड जैसे स्मार्टफोनों ने दुनिया को अपने गिरफ्त में लेना शुरू किया था। क्या नोकिया की कहानी सच में खत्म हो चुकी है? नहीं दोस्तों, नोकिया ने चुपचाप ऐसा कदम उठाया था जिसने उसे फिर से टेलीकॉम की दुनिया में लाकर खड़ा कर दिया है। जी हाँ, जो लोग इस ब्रांड को भुला चुके थे वो अब फिर से नोकिया का नाम सुन रहे हैं और इसका कारण है नोकिया का 5G टेक्नोलॉजी में शानदार वापसी लेना। नई टेक्नोलॉजी, नए प्रोडक्ट्स और एक नई लीडरशिप के साथ नोकिया ने यह साबित कर दिया है कि वो अभी भी इस इंडस्ट्री का एक शक्तिशाली खिलाड़ी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर एक ऐसी कंपनी जो लगभग बर्बाद हो चुकी थी उसने इतना बड़ा कमबैक कैसे किया? इस वीडियो में हम जानेंगे नोकिया के इसी अद्भुत वापसी की कहानी। क्या आप सोच सकते हैं कि आज के इस टेलीकॉम कंपनी नोकिया कभी कागज और रबड़ के जूते बनाती थी? हाँ, सुनने में अजीब लगता है, लेकिन नोकिया का सफर यहीं से शुरू हुआ था। 90s की दशक में नोकिया ने एक बोल्ड कदम उठाते हुए मोबाइल फोन इंडस्ट्री में एंट्री ली थी और वहीं से इसकी असली उड़ान शुरू हुई थी। 1996 में नोकिया का रेवेन्यू $8.7 बिलियन था और फिर मोबाइल की दुनिया में इसने ऐसा दबदबा बनाया, 2008 तक ये आंकड़ा $74 बिलियन तक पहुंच गया। नोकिया के फोन्स ने दुनिया को वो ड्यूरेबिलिटी और भरोसा दिया जो शायद ही किसी और कंपनी ने दिया हो। हर कोई इसकी डिजाइन और लॉन्ग लास्टिंग बैटरी का फैन था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलती गई वैसे वैसे लोगों की पसंद भी बदलने लगी। लोग मजबूत फोन से ज्यादा स्टाइलिश, स्लिम डिजाइन और स्मार्ट फीचर्स वाले स्मार्टफोन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे और यहीं पे नोकिया के सामने असली चुनौतियां खड़ी हुई। जो मजबूती कभी इसकी सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी वही आज इसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनी। नोकिया का वो दौर जब वो मोबाइल इंडस्ट्रीज का राजा था धीरे धीरे खत्म हो रहा था। खासकर 9 जनवरी 2007 का वो दिन मोबाइल इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि इसी दिन स्टीव जॉब्स ने दुनिया के सामने अपना पहला आईफोन लॉन्च किया था। ये सिर्फ एक नया फोन नहीं बल्कि मोबाइल टेक्नोलॉजी में एक नई रिवॉल्यूशन थी। बल्कि आईफोन में एक स्लीक डिजाइन, टच स्क्रीन और सीमलेस फीचर को इंट्रोड्यूस किया था जो उस समय के सभी फोन से बिल्कुल ही अलग था। लोग इस नए डिवाइस को देखकर हैरान हो चुके थे। आईफोन ने ट्रेडिशनल मोबाइल फोन के परिभाषा को ही बदल दिया था। लेकिन दूसरी तरफ नोकिया, जो मोबाइल इंडस्ट्री का किंग हुआ करता था, उसने इस नए प्लेयर को सीरियसली लिया ही नहीं। उन्हें लगा कि आईफोन की टच स्क्रीन प्रैक्टिकल नहीं है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग काफी महंगी होगी। नोकिया के इंजीनियर्स ने तो ये तक कहा कि आईफोन उनके ड्रॉप टेस्ट को पार ही नहीं कर सकता, जो उनके हिसाब से फोन का एक मेन सेलिंग पॉइंट हुआ करता था। उन्होंने सोचा कि आईफोन का जो स्लीक डिजाइन है वो आम लोगों के लिए सूटेबल नहीं है। लेकिन असल में नोकिया इस चीज को पूरी तरह समझने में फेल हो गया था कि लोग अब मजबूत फोन्स की बजाय पतले और स्लीक फोन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। नोकिया अभी अपने इसी गलत फैमिली में था कि इसी बीच आईफोन ने धीरे धीरे मार्केट में अपनी जगह बनाना शुरू कर दिया। यूजर्स को टच स्क्रीन का नया एक्सपीरियंस काफी ज्यादा पसंद आया और इसी तरीके से स्मार्टफोन की डिमांड बढ़ने लगी। इतना कुछ होने के बाद भी नोकिया ने इसे एक टेम्पोरेरी ट्रेंड समझकर इग्नोर कर दिया, जबकि असल में ये कोई ट्रेंड नहीं बल्कि कि एक पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी शिफ्ट था। लगभग 1 साल बाद नोकिया को अपनी गलती का एहसास हुआ और इनको समझ में आया कि यही अब मोबाइल मार्केट का फ्यूचर है। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। आईफोन ने मार्केट पर अपना कब्जा जमा लिया था और बाकी कॉम्पिटिटर्स भी स्मार्टफोन बनाने की होड़ में लग चुके थे। फॉर एग्जाम्पल 2008 में HTC और गूगल दुनिया का पहला एंड्रॉइड बेस्ड फोन टी मोबाइल जीवन लॉन्च किया, जो आईफोन का सीधा सीधा कॉम्पिटिटर था। लेकिन अब सवाल था कि नोकिया इस बदलते दौर में कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। लेकिन नोकिया के लिए चुनौती अब सिर्फ आईफोन के साथ नहीं थी बल्कि एंड्रॉइड के साथ आने वाले नए नए प्लेयर्स के साथ थी। इन टच स्क्रीन मोबाइल फोन्स ने पूरे मार्केट को ही बदल दिया था और अब नोकिया को इस बदलाव के साथ अडॉप्ट करना बहुत जरूरी था। ऐसे में इस टफ कंपटीशन के बीच आखिरकार नोकिया ने जवाब देने का फैसला किया और साल 2009 में N97 के नाम से एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया, जिसे उन्होंने आईफोन किलर के नाम से प्रमोट किया था। N97 में टच स्क्रीन के साथ साथ स्लाइड आउट कीबोर्ड भी था, जो उस वक्त एक यूनिक फीचर माना जा रहा था। इसमें 5 मेगापिक्सल का कैमरा, GPS और आईफोन से 2 गुना स्टोरेज दिया गया था। नोकिया को इस फोन से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी इससे बिल्कुल अलग निकलकर सामने आती है। जहां आईफोन ने यूजर्स को
एक स्मूथ एक्सपीरियंस देने पर फोकस किया था, वहीं N97 की टच स्क्रीन बेहद अनरिस्पॉन्सिबल थी। और वहीं स्लाइड आउट कीबोर्ड जो इस फोन का सबसे मेन फीचर था, वो भी पूरी तरह फेल रहा। वैसे तो N97 में बहुत सारी कमियां थी, लेकिन इसके फेल होने का सबसे मेन रीजन था इसका ऑपरेटिंग सिस्टम सिम्बियन। नोकिया अगर चाहता तो वो बदलते ट्रेंड को देखकर अपने स्मार्टफोन्स के लिए एंड्रॉयड को चुन सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ये सिम्बियन ओएस नोकिया के पुराने फोन में यूज होता था और 2009 के स्मार्टफोन्स के सामने पूरी तरह से आउटडेटेड हो चुका था। ये ना सिर्फ कॉम्प्लेक्स था, बल्कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी की भी कमी थी और इसके चलते थर्ड पार्टी ऐप डेवलपर्स के लिए भी सिम्बियन ऐप बनाना बेहद ही मुश्किल हो जाता था। यही वजह थी कि N97 के लॉन्च होने के दौरान नोकिया के ऑनलाइन ऐप स्टोर में सिर्फ 500 एप्लीकेशंस अवेलेबल थे, जबकि उस वक्त एप्पल के ऐप स्टोर में 1 लाख से भी ज्यादा ऐप आ चुके थे। ऐसे में लोगों का इंटरेस्ट N97 से कम होता चला गया। इस कंपनी ने सोचा था कि उनका ये स्मार्टफोन आईफोन को टक्कर देगा, लेकिन नोकिया की जबरदस्त ब्रांडिंग, टॉप नॉच हार्डवेयर क्वालिटी के बावजूद N97 पूरी तरह से फ्लॉप हो गया और इस कंपनी का रेवेन्यू 23% से गिरकर $57 बिलियन पर आ गया, जो इसके एक साल पहले $74 बिलियन के ऊपर था। मार्केट में ये नोकिया के लिए एक बहुत बड़ा झटका था और इसकी वजह से कंपनी को यह पहली बार एहसास हुआ कि टेक्नोलॉजी के इस नए दौर में वो काफी पीछे छूट चुके हैं। सिम्बियन ओएस जो इनका कभी सबसे बड़ा स्ट्रेंथ हुआ करता था, वही अब इनके लिए सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका था। बेसिकली कंपनी के अंदर अब कुछ नए से शुरुआत करने की जरूरत थी और इसी दौरान नोकिया ने एक बड़ा कदम उठाते हुए स्टेफन एलोप को नया सीईओ बना दिया। एलोप जो पहले माइक्रोसॉफ्ट के अंदर बिजनेस डेवलपर के हेड रह चुके थे, वो नोकिया में एक चेंज एजेंट के तौर पर आए और उम्मीदें थी कि वो नोकिया को एक नई दिशा दे पाए। और कंपनी को बिगड़े हालातों को देखते हुए इलोप ने अपने पहले ही दिन अपने सभी एम्प्लॉयज के साथ एक मैंडेटरी मीटिंग बुलाई और इस मीटिंग में उन्होंने एक फेमस बर्निंग प्लेटफॉर्म स्पीच दी, जिसने कंपनी के अंदर हड़कंप मचा दिया, क्योंकि इलोप ने साफ शब्दों में कहा कि हम एक जलते हुए प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। हमारे कॉम्पिटिटर्स ने मार्केट को इतना तेजी से बदल दिया है जितना हमने कभी सोचा भी नहीं था। एप्पल ने स्मार्टफोन मार्केट को रीडिफाइन कर दिया है और डेवलपर्स को एक पावरफुल इकोसिस्टम में खींच लिया है। इस स्पीच में एलोप ने सिम्बियन की कमियों को भी हाईलाइट किया, ये बताते हुए कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम अब मॉडर्न स्मार्टफोन के लिए सूटेबल नहीं है। उनका कहना था कि कंपटीशन अब डिवाइसेस तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इकोसिस्टम का एक पूरा युद्ध छिड़ चुका है, जिसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेवलपर्स और एप्लीकेशंस सभी चीजें शामिल हैं। एलोप की इस स्पीच ने नोकिया के सभी एम्प्लॉयर्स और शेयर होल्डर्स के बीच खलबली मचा दी, क्योंकि ये स्पीच ना सिर्फ नोकिया के प्रोडक्ट्स को कमजोर दिखा रही थी, बल्कि मार्केट में नोकिया के पोजीशन को भी खराब कर रही थी। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब ये स्पीच पब्लिक के अंदर लीक हो गई, जिससे नोकिया के ब्रांड इमेज को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। कस्टमर्स और शेयर होल्डर का ट्रस्ट कम होने लगा और नोकिया के स्टॉक्स गिरने लगे। हालांकि इलोप का मकसद कंपनी को इस मुश्किल दौर से बाहर निकालना था, उल्टा इन्होंने नोकिया को और ज्यादा क्राइसिस में डाल दिया। उनका मानना था कि क्राइसिस मोड में ही नोकिया को सुधारने का रास्ता निकलेगा और यही वजह थी कि उन्होंने एक बड़ा और रिस्की फैसला लिया, जो था कि सिम्बियन को छोड़कर एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम में शिफ्ट होना। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि सिम्बियन की जगह कौन सा नया ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा। जैसा कि मैंने बताया कि उस वक्त मार्केट में एंड्रॉयड पहले ही तेजी से बढ़ रहा था और ये एप्पल के ओएस का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बन चुका था। ऐसे में इलोप को भी एंड्रॉयड के साथ ही आना चाहिए था और अगर वो ऐसा करते तो नोकिया आज भी शायद मोबाइल फोन इंडस्ट्री का बादशाह होता। लेकिन इलोप की नजरें कहीं और थी। उन्होंने एंड्रॉयड की जगह माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज ओएस को चुना, जो नोकिया के हिस्ट्री का सबसे गलत फैसला साबित होने वाला था। असल में इलोप नोकिया के लिए एक ऐसा ओएस चाहते थे जो सिर्फ उसी के लिए बना हो, बिल्कुल वैसा ही जैसा आईफोन के पास उसका ओएस है। और ये चीज एंड्रॉयड के साथ पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल कोई भी कंपनी कर सकती है। इसके अलावा इलोप का माइक्रोसॉफ्ट के साथ पहले ही गहरा रिलेशन था। ऐसे में उन्होंने विंडोज फोन ओएस को नोकिया का एक्सक्लूसिव ओएस बना दिया। हालांकि इस नए ओएस को चुनना बहुत बड़ा जुआ था, लेकिन इलोप का मानना था कि यही वो इकोसिस्टम है जो नोकिया को वापस उठाने में मदद करेगा। आखिरकार फरवरी 2011 में इलोप ने अनाउंस किया कि सिम्बियन को धीरे धीरे फेज आउट किया जाएगा और आगे से नोकिया के सभी स्मार्टफोन्स सिर्फ विंडोज ओएस में ही काम करेंगे। इस तरह स्टीफन एलोप के फैसले ने नोकिया को एक नए रास्ते पर तो डाल दिया, लेकिन ये रास्ता उम्मीदों से कई ज्यादा मुश्किलों से भरा साबित हुआ।
हुआ ये कि 2011 की एंड में नोकिया ने अपने दो नए मॉडल्स लूमिया 800 और लूमिया 710 को लॉन्च किया। ये दोनों स्मार्टफोन्स विंडोज 7.5 मैंगो ओएस पर चल रहे थे। नोकिया ने उम्मीद की थी कि वो इन फोन्स के जरिए मार्केट में फिर से अपनी जगह बना लेंगे, लेकिन विंडोज फोन का इंटरफेस लोगों को पसंद ही नहीं आया। जहां एंड्रॉयड और आईओएस अपने यूजर्स को सिंपल और इजी टू यूज एक्सपीरियंस दे रहे थे, और वहीं विंडोज फोन यूजर्स को फोन चलाने का एक नया तरीका अपनाने में मजबूर कर रहा था। और इसके अलावा विंडोज के फोन की कुछ लिमिटेशंस भी थी, जैसे कि इस ओएस में सिर्फ सिंगल कोर प्रोसेसर ही यूज किया जा सकता था, जबकि उस समय एप्पल और एंड्रॉयड के फोन्स डुअल कोर और क्वाड कोर प्रोसेसर्स पर काम कर रहे थे। इससे नोकिया के फोन की स्पीड और परफॉर्मेंस मार्केट के दूसरे फोन से बहुत ही पीछे रह गई। इनके फोन में फ्रंट फेसिंग कैमरा भी नहीं था, जो उस वक्त यूजर्स की जरूरत बन चुका था। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन इनके फोन में सबसे बड़ी दिक्कत आई एप्स की, क्योंकि सिम्बियन की तरह विंडोज फोन में भी एप्स की काफी कमी थी। इसका रीजन ये था कि डेवलपर्स इस नए विंडोज फोन में इंटरेस्टेड ही नहीं थे। कुल मिला के यूजर्स और डेवलपर्स दोनों ने ही विंडोज फोन को नकार दिया, और इसके चलते नोकिया की हालत और भी ज्यादा खराब होती चली गई। हालांकि लूमिया 800 और 710 के बाद और भी कई विंडोज फोन लॉन्च किए, लेकिन उनमें से कोई भी मार्केट के अंदर कुछ खास नहीं चला। स्टीफन एलोप का डिसीजन जो नोकिया को बचाने के लिए था, वही अब कंपनी के लिए सबसे बड़ा नुकसान साबित हो रहा था। एक वक्त ऐसा था कि जब नोकिया दुनिया के 50% से भी ज्यादा मोबाइल फोन को ओन करता था, लेकिन 2013 तक आते आते ये घटकर सिर्फ 3% पर आ गया। यानी नोकिया ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पर आ चुका था। नोकिया के सामने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उन्होंने अपना सबसे कीमती डिवीजन मोबाइल डिवाइसेस एंड सर्विसेज को बेचने का मन बना लिया, और इसी मौके का फायदा उठाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने 2013 में नोकिया के इस डिवीजन को $7.2 बिलियन में खरीद लिया। स्टीफन इलोप, जो अभी तक नोकिया के सीईओ थे, अब माइक्रोसॉफ्ट के इस नए ग्रुप के प्रेसिडेंट बन गए, और इस एक्वाजिशन के साथ नोकिया के कई इंपोर्टेंट लीडर्स भी माइक्रोसॉफ्ट के अंदर आ गए। और इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने लूमिया के अलग अलग सीरीज को लॉन्च किया, लेकिन हकीकत में ये एक्विजिशन एक बहुत बड़ा फेलियर साबित हुआ। और करीब एक साल कोशिश करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट अपने इस मोबाइल फोन बिजनेस को शट डाउन करने का फैसला करता है, और अब जाकर नोकिया को फाइनली अकल आती है, जिसके बाद इन्होंने एंड्रॉयड फोन्स बनाना शुरू किया। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। मार्केट के दूसरे प्लेयर्स टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के मामले में नोकिया से बहुत आगे जा चुके थे, और एंड्रॉयड स्पेस में चाइनीज कंपनियों ने अपनी पकड़ बना ली थी। नोकिया ने कई सालों तक कोशिश की, लेकिन वो कभी इन नए प्लेयर्स के साथ कॉम्पिटिट ही नहीं कर पाया। धीरे धीरे इसका मार्केट शेयर गिरता गया, और नए फोन्स की डिमांड में लोग नोकिया को भूल गए। इस डाउनफॉल के साथ नोकिया का एंड हो गया। जो कंपनी एक टाइम पे मोबाइल फोन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नाम हुआ करती थी, वो अब मार्केट से पूरी तरह गायब हो चुकी थी, और लोगों ने भी मान लिया कि नोकिया अब खत्म हो चुका है। लेकिन क्या ये नोकिया की कहानी का एंड था? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस कंपनी के पास अभी भी एक ऐसा डिवीजन था जो उम्मीद का किरण साबित हो सकता था, और इस डिवीजन का नाम था NSN, जिसका मतलब है नोकिया सॉल्यूशंस एंड नेटवर्क, जो टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर काम कर रहा था। क्योंकि 2014 में जब एलिप्सन नोकिया को बर्बाद करने में तुले हुए थे, तब कंपनी ने एक बोल्ड स्टेप उठाते हुए राजीव सूरी को नया सीईओ बना दिया था। सूरी इस कंपनी के लिए कोई नई ऑफिशियल नहीं थे। इनफैक्ट उन्होंने नोकिया को 1990 में ज्वाइन किया था, और ये 2009 से NSN के सीईओ डिवीजन पर काम कर रहे थे। वो सूरी ही थे जिन्होंने नोकिया के NSN डिवीजन को प्रॉफिटेबल बनाया। ऐसे में उनके एक्सपीरियंस को देखते हुए इस डूबती हुई कंपनी को बचाने के लिए कंपनी का जिम्मा सूरी को सौंप दिया गया। सूरी का विजन बहुत ही क्लियर था। वो जानते थे कि स्मार्टफोन की फील्ड में नोकिया का वापसी करना बहुत ही मुश्किल होने वाला है, इसलिए उन्होंने नेटवर्क सॉल्यूशन और 5G टेक्नोलॉजी पर फोकस करने का फैसला किया। सूरी ने एक ऐसा रास्ता चुना जो ज्यादा फैंसी नहीं था, लेकिन कंपनी को स्टेबल जरूर कर सकता था। उनका मानना था कि 5G टेक्नोलॉजी नोकिया के लिए एक नए दौर का शुरुआत कर सकती है, और एक बार नोकिया को फिर से ग्लोबल टेलीकॉम इंडस्ट्री में अपनी जगह बनानी है, तो उन्हें 5G में फर्स्ट मूवर होने का फायदा उठाना होगा। इसी विजन के साथ नोकिया ने अपने रिसोर्सेज का एक बड़ा हिस्सा 5G के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर दिया। अपने इसी इन्वेस्टमेंट की बदौलत 2018 में नोकिया ने अपनी सबसे बड़ी ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी पेश की, जो थी रीफ शार्क चिपसेट। इन चिप को 5G नेटवर्क इक्विपमेंट में इस्तेमाल किया जाता है।
सिंपल वर्ड्स में बताएं तो ये चिप बेस स्टेशंस एंड एंटीनाज में लगाई जाती है जो 5G सिग्नल्स को ट्रांसमिट और रिसीव करते हैं। रीफ शार्क चिप का मेन काम है डेटा को बहुत तेजी से प्रोसेस करना और नेटवर्क की कैपेसिटी को बढ़ाना ताकि एक साथ ज्यादा से ज्यादा डिवाइसेस को बेहतर कनेक्टिविटी और तेज स्पीड मिल सके। रीफ शार्क की बैटरी 84 गीगाबिट पर सेकंड तक पहुंच सकती है जो दूसरे चिप के 5G मुकाबले में 3 गुना तेज थी। सिर्फ यही नहीं, ये चिपसेट 50% छोटी और पावर कंजप्शन को 60% तक कम कर रही थी। और इन्हीं खूबियों के चलते टेलीकॉम कंपनीज ने नोकिया के इस टेक्नोलॉजी को बड़े पैमाने में अपनाना शुरू कर दिया। रीफ शार्क चिपसेट ने नोकिया को हुआई और एरिक्सन से अलग ला खड़ा किया, जबकि ये दोनों पहले से ही इस मार्केट के वेल एस्टेब्लिश प्लेयर थे। नोकिया ने दुनिया के कुछ सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनीज जैसे AT&T, वोडाफोन और जापान की NTT डोकोमो के साथ पार्टनरशिप की। इसे सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझ सकते हैं कि नोकिया अपनी 5G टेक्नोलॉजी बेचता है और बड़ी कंपनीज इसे अपने नेटवर्क में इस्तेमाल करती हैं। साल 2020 तक नोकिया 100 से भी ज्यादा टेलीकॉम कंपनीज के साथ डील कर चुका था और 2024 तक आते आते ये नंबर 300 से भी ऊपर पहुंच चुका है। आज नोकिया चीन को छोड़कर बाकी ग्लोबल 5G मार्केट के 29% हिस्से पर अपना कब्जा कर चुकी है। इसका मतलब है कि दुनिया के हर 100 में से 29 नेटवर्क नोकिया के टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। इन डील्स के जरिए नोकिया ने अरबों रुपए कमाए और खुद को फिर से फाइनेंशियली मजबूत बनाया, क्योंकि नोकिया की रेवेन्यू जो कभी गिरकर $14 बिलियन के नीचे आ गया था, वो 2022 में ऑलमोस्ट डबल होकर $26 बिलियन को भी क्रॉस कर गया। और ये सब पॉसिबल हो पाया राजीव सूरी के विजन और डेडिकेशन की वजह से। राजीव सूरी के लीडरशिप के अंडर नोकिया का 5G में इन्वेस्ट करना उनकी सबसे बड़ी जीत साबित हुई। बाकी आज के लिए इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।